बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और आज हफ़्ते का पहला दिन है और हमारी दुआ है कि आज का दिन और पूरा हफ़्ता आपका बहुत ही अच्छा गुज़रे। वैसे अक्सर लोगों का ये कहना है कि मंडे को मूड ज़रा ख़राब रहता है और दिल नहीं चाहता काम पर जाने का या जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जाने का। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप वीकेंड के बाद जाते हैं तो छुट्टी के बाद, वैसे तो आप लोगों की 2 दिन छुट्टी होती है और हमारी सिर्फ 1 दिन, तो मेरे ख़्याल है आपको खुशी खुशी हंसते हंसते जो है वो चाहे काम पर जा रहे हैं चाहे वो स्कूल जा रहे हैं जाना चाहिए। और इस बात का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है आपके पास काम है, आपके पास जॉब है, या अगर आप पढ़ाई पे जा रहे हैं तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बी ग्रेटफुल कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस नेमत से महरूम हैं, जो पढ़ाई से महरूम हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इसी अच्छे मैसेज के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको सुबह सुबह बताएंगे कराची की ख़बरें। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। आवाम के लिए मसाइल ही मसाइल, जीना मुश्किल हो गया। शहर में सीएनजी स्टेशन की बंदिश का तीसरा रोज़। एक तरफ कोरोना के केसेस में कमी तो दूसरी तरफ डेंगू के वार में तेजी। अवामी सवारी अवाम पर भारी, कराची में ट्रांसपोर्टर्स की किराए बढ़ाने की तैयारी। हतमी फैसले के लिए ट्रांसपोर्टर तंजीमों का इजलास आज होगा। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सानह कारसाज के हवाले से। आज 14 बरस जो हैं वो इस वाक़े को बीत गए हैं, लेकिन आज भी इसकी जो तकलीफ़ है वो उसी तरह है और इस अलमनाक वाक़े को भुलाया नहीं जा सकता। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अशरफ खान साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, आज तकरीबन 14 बरस जो है वो सानह कारसाज को बीत गए हैं, लेकिन अभी भी जो ज़िम्मेदारान थे उनको आज तक एफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। पहले तो आप इस वाक़े में जो शहीद हुए वो सारे लोग जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया, उनके हवाले से क्या कहेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। जी देखिए, ये जो सानिया था बहुत बड़ा सानिया था और ये जो हादसा हुआ था 18 अक्टूबर को रात के वक्त हुआ था और वहाँ पे यक के बाद दूसरे 2 धमाके हुए थे जब बेनज़ीर साहिबा जो हैं बीबी पाकिस्तान वापस लौटी थी सियासत में वापस आने के लिए। तो जो सूरत-ए-हाल थी उस वक्त भी, मतलब मैं भी एक और चैनल में था और जब ये हादसा हुआ था तो जो ख़बरें अपडेट दे रहे थे हम लोग, अस्पताल की जो हालत थी वो बता नहीं सकते हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोग की भी यकीन नहीं आ रहे थे हुआ क्या है। यानी आप सोचें कि 177 कीमती जानें ज़ाया हुई थी, 400 लोग ज़ख्मी हुए थे और यहाँ की जो सिचुएशन है, हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिस हो गई थी कराची में। और बिल्कुल कारसाज के पुल से अगर आप जा रहे हो तो कारसाज से आते हुए आप शहर फैसल पे आते हैं ये, और इतना बड़ा रश था, इतनी आवाम आई हुई थी उनके साथ जो एयरपोर्ट से उनको लेकर आ रहे थे। कई घंटे लग गए थे, जो जहाज़ तो लैंड कर गया था लेकिन सिर्फ कारसाज आने तक इनको कई घंटे लग गए थे, रात हो गई थी। और उसी में क्योंकि सब जगह से सिक्योरिटी थ्रेड भी थे और आके जब वो दहशतगर्दों ने हमला किया था तो यक के बाद 2 धमाके होते और जो टाइमिंग थी, जो सब ने यही फोकस किया कि पहला धमाका हुआ 1 मिनट के अंदर, दूसरा धमाका क्योंकि लोग करीब आए कि क्या हुआ है देखने के लिए दूसरा धमाका होता है। और जो शहर फैसल पे जो सूरत-ए-हाल थी, जो हमारे सीनियर हमारे वहाँ पे जो मौके पे पहुँचे थे, जैसे क्राइम रिपोर्टर्स वगैरह हमारे पास फैसल शकील भी हैं, वो जब वो बताते हैं कि वहाँ के आँख देखा हाल तो यकीन नहीं आता है कि लाशें पड़ी हुई थी। 177 लोग जो वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हों, ऐसा सानिया आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक सानिया था। और एक बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो कई सालों की जिला वतनी के बाद जब पाकिस्तान आ रही थी तो ज़ाहिर है उनसे मोहब्बत करने वाले जो उनसे प्यार करते हैं वो बिला खौफ उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँचे थे, जिसमें बच्चे भी मौजूद थे। और फिर ऐसा सानिया हमने देखा
बड़ा ही अफसोस है। ये मुझे बताइए अशरफ साहब कि उसके बाद अगर देखा जाए तो सिंध जो पीपल्स पार्टी है उसकी हुकूमत सिंध में रही, 3 दफ़ा, एक बार वफाक में रही, तो ये जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़िर किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सका? देखिए, हुकूमत आती तो हुकूमत का काम नहीं, तहकीकाती इदारों का काम होता है। और जो तहकीकात उस वक्त कर रहे थे, जैसे कि हमें रिपोर्ट भी है कि जो तहकीकात में मुलविस थे उन सबको भी कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद जो पेशरफ्त हुई, जी, उसके बाद यानी कि हर चीज़ को स्टॉप कर दिया गया। जी। अब बेनज़ीर शहीद बीबी ने जो एक ख़त लिखा था और बताया था थ्रेड उनको किस किस से है, वो थ्रेड भी जो लेटर मांगते रहे तफ्तीशी अफसरान भी, जो टीम आई थी, तो वो उनको नहीं दिया गया। मतलब हर जगह रुकावट, क्योंकि उसके बाद ही बड़ा एक और हुआ था, तो उसके बाद बीबी शहीद हो गई थी। और ये वाला जो कराची सानिया था, तो उसमें आप सोचें कि 177 कीमती जानें, जिसमें जवान, बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे सब शामिल थे। और उनको जब लेके गए थे, यानी जो करीबी अस्पताल था, जिना अस्पताल और दीगर अस्पताल सब भर गए थे और एक बहुत ही पैनिक की सिचुएशन थी। वो वक्त बड़ा ही खौफनाक था, खुद बहुत ही था। और आज भी जिनके प्यारे शहीद हुए थे, जब वो आज का ये दिन आता है तो ज़ाहिर है उनके ज़ख्म जो है वो ताज़ा हो जाते हैं। अशरफ खान साहब, कल हमने देखा कि बाग़ जिना में बिलावल भुट्टो साहब भी आए और उन्होंने जो शोदा हैं कारसाद, उनकी याद में जलसा किया और उनको खराज अकीदत पेश किया। साथ साथ उन्होंने जो अभी जो आवाम की मुश्किलात हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि बाकायदा तौर पे अब वो महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे और जलसे करेंगे, सड़कों पर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं मौजूदा हुकूमत की, उनको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। क्या उस हवाले से आप कहेंगे? जी देखें, इस वक्त जो है पोजीशन पूरी यकजा हुई भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि महंगाई, यानी महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया और बिल्कुल कोई चीज़ भी नॉर्मल कीमत नहीं। बुलंद तरीन पेट्रोल की कीमत देखें, बुलंद तरीन सतह, तेल घी की कीमत देखें, बुलंद तरीन सतह, आटे की कीमत बुलंद तरीन, चीनी की बुलंद तरीन सतह। मतलब एक आम आदमी जिसमें हुकूमत ने मिनिमम आमदनी माहाना उसकी 20,000 रुपये रखी है, और सोचे कि इतनी मतलब रॉकेट की तरह महंगाई जा रही है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। और उसका जो इम्पैक्ट देखें कि वो किराए के घर में रहता है, बिजली आप महंगी कर रहे हैं, तेल आप महंगा कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया आप महंगी कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ पे। यानी हुकूमत शायद रेवेन्यू तो हासिल कर लीजिए, लेकिन आवाम का बजट जो है ना, जेब, वो खाली हो जाएगा। कर्जा ले लेके हर कोई, अगर किसी की जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं उसकी तनख्वाह डिले होती तो सामने किससे मांगे। अब वो यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि हंगामी सूरत हाल हुई भी है। अब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिस पोस्टों पे बैठे हुए, उनको कोई फिक्र नहीं है आवाम की। वो सोचें कि उनकी आमदनी नहीं है। एक मजदूर जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगा। एक मिडिल क्लास भी इस वक्त परेशान हो गया है। जैसे हम लोग बैठते हैं, हम बातें करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है। वो कह रही है कि भाई इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ इतनी महंगी होगी, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। मतलब ऑल कराची ताजे ताज़े अतीक मीर ने सैटरडे को एक मैसेज चलाया जो कि हिला देने वाला है, कि वो कह रहे हैं कि लोगों के घरों का चूल्हा बंद होने लगा है। यानी कि लोग परेशान हो गए कि घर का बिजली का बिल का देखें, खाने पीने का देखें, मतलब इस बच्चे जाते हैं स्कूल, उनकी फ़ीस देखें आप, बिजली का बिल देखें आप, फिर घर का किराया देखें, कोई चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही। और हुकूमत मतलब वो सिर्फ हाथ झाड़ देती कि भाई हम क्या करें महंगाई, लेकिन कंट्रोल तो कर सकती है। यानी जो कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, बिला वजह बढ़ रही हैं, उन कंपनियों के ऊपर नोटिस लें। जैसे तेल और घी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एक साल में 180 रुपये का तेल और घी 405, 408 रुपये ब्रांडेड, मैं नाम भी ले सकता हूँ कौन सी कंपनीज हैं, मतलब डालडा हो गया, आपका कुकिंग ऑयल जो सारे मशहूर हैं, 410 रुपये। गरीब आदमी कैसे लेगा 1 लीटर ऑयल? वो घर में अगर अच्छी चीज़ खाने, अब क्या हो रहा है, लोग सस्ती चीज़ पे जानी है, गैर मियारी वो खाएंगे, उनके बच्चे भी बीमार होंगे, वो लोग भी बीमार होंगे। तो मतलब हम तो पहले कोरोना से निकले, अब महंगाई में आए तो महंगाई के बाद सस्ती चीज़ें या मिलावट शुदा चीज़ें लेंगे तो उससे बीमार होंगे। अब सिचुएशन ये है कि ये काम हुकूमत का है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हम निकलेंगे, आवाम के लिए निकलेंगे। और जो सिचुएशन है इस वक्त, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? मतलब कि आप बात करते हैं तो आप कुछ जवाब दें। महंगाई का कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ? फवाद चौधरी का तो कहना है कि हमने दे दी 1 करोड़ नौकरियां। जी वो दे सकते हैं, वो ट्वीट पे दे देते हैं।
फिर उन्होंने कल एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि महंगाई का तोड़ उन्होंने बताया है कि आमदनी और रोज़गार में इजाफा, लेकिन वो हुकूमत को नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को मशवरा दे रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बढ़ा दे तो महंगाई का तोड़ हो सकता है। सर, इस तरह के तोड़ बताना, इस तरह अमीन जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने बोला कि आप अपने अगर 100 दाने चीनी की डालते हैं तो 9 दाने कम कर दें, ये कोई सलूशन है? जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं वज़रा, इनके ये समझ से बाहर है। मतलब इनको सारी फैसिलिटी हटाने के बाद इनको एक 20,000 रुपये महीने दे दें और बोले चला के दिखा दें। मतलब ऐसी बातें करना क्या मतलब अगर आवाम के सामने जाके बोलें कैसा लगेगा। मैं इस वक्त जो सिचुएशन है अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त आपको बताऊं पॉइंट गुड ट्रांसपोर्टर खड़े हुए कि हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। तो डीजल बुलंद तरीन सतह पे अभी आप 12.5 रुपये महंगा कर दिया पर लीटर। आप कॉस्ट तो देखें, अगर उसको किराया नहीं मिलेगा वो कैसे चलाएगा, वो खड़ी कर देगा। अगर पाकिस्तान में गुड ट्रांसपोर्टर खड़े होते हैं सप्लाई चेन टूटेगी और उसकी जो कीमतें हैं वो आप सोच नहीं सकती हैं कहाँ जाएगी, क्योंकि जब सप्लाई रुकेगी हर चीज़ की कीमत दुगनी वैसी बुलंद तरीन सतह पे, तो जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कीमत और बढ़ जाएगी। अब ये जो बातें हैं आमदनी की, हुकूमत ने बजट में मिनिमम तनख्वाह 20,000 रुपये रखी मजदूर की, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में जाएँ आप तो वो कमा तो रहे हैं, यानी सीमेंट सेक्टर कमा रहा है, सरिया कमा रहा है, तमाम सेक्टर जो हैं कमा रहे हैं, लेकिन जो उनके को नहीं मिल रहा है। आप एक यहाँ पे गार्ड की बात करें, क्या गार्ड को जाके पूछें क्या उसको मिल रही है 20 से 25,000 रुपये तनख्वाह? नहीं मिल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, महंगाई का बहुत बुरा हाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कल यही बात की। अच्छा, साने कारसाज की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि साने कारसाज जब हुआ उसके अगले ही दिन वहाँ पर सारे जो चीज़ें थी उनको, क्राइम सीन कभी ऐसे हमने नहीं देखा कि उसको उसकी सफाया कर दिया जाए, उसको धो दिया जाए। तो क्या ये शवाहिद मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी? जी, तमाम ज़ावियों से यही कहा गया है। तमाम इन्वेस्टिगेशन जब वहाँ पहुँची थी, क्योंकि आप ये सोचें ना कि एक ब्लास्ट होता है, 1 मिनट से भी कम, यानी 50 सेकंड में दूसरा ब्लास्ट होता है, तो कोई शवाहिद मिल सकते थे वहाँ पे। यानी कि वहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है, जो तफ्तीशी अफसर आते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं वहाँ पे कि आसपास क्या था, कैमरे के क्यों बंद हो गए या पहले से बंद थे, सब चीज़ें। तो अगर हम शवाहिद नहीं मिलेंगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी? यानी वहाँ कौन कौन आया हुआ था? जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है तो हमें बताया जाता है, मैं मोबाइल है, मैं लास्ट कॉल जो की है तो करीब के टावर से पता जाता है कि किसको कॉल गई। अब ये सब जब वो उड़ गया वहाँ से, वो डाटा शवाहिद सब कुछ वहाँ से हटा दिए गए, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी? वो आज तक यही सवाल होता है। और उल्टा जो है पीपल्स पार्टी पे कहा जाता है कि आपने क्यों नहीं करा है। तो पीपल्स पार्टी खुद से तहकीकात या हुकूमत नहीं करती है, तफ्तीशी अफसरान या तहकीकाती इदारे करते हैं। अब उनको अगर शवाहिद नहीं मिलेंगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वही सिचुएशन है स्टैंड यानी कि 14 साल पहले जो सानिया हुआ था उसकी तफ्तीश की बात करें, वो कहाँ पे खड़ी हुई उनसे पूछें तो वो, क्योंकि कराची चैम्बर भी आए, फेडरेशन हाउस भी आए, IJ से उनसे कई बार सवालात हुए हैं। वो कहते हैं जिन लोगों को पकड़ा शवाहिद ना मिलने पर उनको छोड़ना पड़ गया। मतलब आपके केसेस मतलब बाकायदा तौर पर हम देखें तो फ़ौरन ये सबूत जो है बिल्कुल मिटा दिए गए, जो कि नहीं होता। क्राइम सीन पे आके जो इन्वेस्टिगेशन जो जारी होती है उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है। अच्छा, बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, उनकी जो शख्सियत थी उसके हवाले से भी बात करेंगे कि उनको पहले से ही पता था, उनको थ्रेट थी कि आप पाकिस्तान ना आएँ। वो चाहती तो वहाँ से बैठ कर ही, बाहर से ही बैठ कर ही सियासत कर सकती थी, और करते हैं वीडियो कॉल पर, लेकिन उनका ये अज़्म था कि नहीं, वो पाकिस्तान आना चाहती थी। और जब ये वाक़या हुआ, जब ये 2 हमने देखा कारसाज पे ब्लास्ट हुए, उसके बाद भी वो रुकी नहीं और बड़े निडर और बहादुर तरीके से वो फिर भी जलसे करती रही, और फिर बाद में फिर हमने देखा कि उनकी शहादत हो गई। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत, जो उनकी बहादुर और निडर लीडर? अगर देखें कि जो हमारी लीडर थी बीबी शहीद, उनको हर कोई मानता है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, ताजिर हो, हर कोई उनके साथ लब्बैक पे खड़ा हुआ था। उस दिन जब वो कराची लैंड की थी, अब 8 से 10 घंटे आप देखें उसमें हर कोई था। आवाम, पूरे मुल्क से लोग आए हुए थे, उसमें ताजिर भी थे, कराची के लोग भी थे, सिंध के भी थे, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे उनको देखने के लिए। इतनी मोहब्बत करते थे, क्योंकि उस वक्त भी परेशान थे लोग। और उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ अब करना है, तो हमारी लीडर आ रही है। अब लीडर आई, उसके बाद जो उनको सपोर्ट कर उनको रोका गया, फिर कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, अब ब्लास्ट हो गए हैं 2, अब आपको बाहर नहीं निकलना है। फिर भी वो पिंडी में एक अवामी जलसे में गई, जहाँ वो शहीद कर दी गई। मतलब इम्पैक्ट, यानी कि इतना थ्रेट था कि उसके बावजूद अगर कोई निकलता है तो उनको कहेंगे वो
निडर खातून थी। यानी कि अगर कोई और हो और वो सुनेगा और देख भी लेगा, वो गाड़ी में, जिस ट्रक में मैं 3 दफ़ा गया हूँ, एक दफ़ा ये गुलशन में जो गुलशन थाना है वहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ था कई बरसों तक, उसके बाद अब बिलावल हाउस में वो खड़ा हुआ है जिसमें हमला हुआ था। वो अगर आप जाके देखें उस ट्रक को, मतलब जो उसकी हालत हुई थी, उसका सब कुछ, ये जो मतलब इतना इम्पैक्ट था उसको, आप वो ट्रक को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ट्रक में होता तो वो दोबारा बाहर नहीं निकलता। क्योंकि ऐसा इम्पैक्ट देख के, सिर्फ उस ट्रक को देखने के बाद उन्होंने यकीनन जब वो घर गई होंगी उनको दिखाया, उनके साथ तो हुआ था, आसपास लोग, आप सोचें ना 177 कीमती जानें, 400 लोग जख्मी पड़े हुए थे। कोई और होता तो मेरे ख्याल से वो डर जाता। और ये भी नहीं कि जब ये कारसाज का वाक़या हो तो बीबी उन सारे लोगों के घर भी गई हैं जो लोग जिनके शहीद हो गए, उनके घर गए, उन ताज़ियत की उन्होंने और सबसे मिलने वो गई। तो कहते हैं ना, लीडर जो होता है वो बॉन्ड लीडर होता है, और वो मेरे ख्याल एक बॉन्ड लीडर थी। जी बिल्कुल, वो आवाम के दिल में थी, हैं और रहेंगी। और अगर आप लियारी में जाएं, सिंध में जाएं और बीबी की बात करें तो बीबी की मोहब्बत में उनकी आंखों से नज़र आता है। और क्योंकि सिंध की आवाम जो है मोहब्बत करने वाली है, और सिंध की आवाम जो कभी उनको नहीं भूलेगी, बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की आवाम उनको नहीं भूलेगी, और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी जिस तरह से वो थी। एक लीडर थी, बहादुर लीडर, जो कि बहुत सालों में पैदा होता है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। आवाम की मसाइल की बात करें तो मसाइल ही मसाइल हैं, और लगता है आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अशरफ साहब, जब हमने देखा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो लोगों ने CNG का रुख किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि CNG तो ऑलरेडी पहले से बंद है, और कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो कन्वेंस बेसिकली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, टैक्सीज़ हैं, वो अपनी गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ पैसे उनके बच जाएं, लेकिन अब CNG भी बंद कर दी है। क्या करे आवाम, कहाँ जाए? मतलब ये गैस बहरान फिर से सर्दियों से पहले। हाँ, अभी तो सर्दियाँ भी नहीं आई। सर्दियों में क्या होगा? 3 दिन पहले जो हमने इससे पहले भी रिपोर्ट की थी कि 3 दिन के लिए बंद किया था, उसके बाद एक हफ्ता नहीं गुजरा है कि अब आप देखें 9 दिन 12 घंटे के लिए बंद करें, तकरीबन 10 दिन ही कहेंगे हम। तो इस वक्त कराची की बात करें, बल्कि पूरे सिंध के लिए बंद किया, लेकिन कराची में तमाम ट्रांसपोर्ट 80% जो है CNG पे। अगर आप इस वक्त शहर में जाएँ तो बसों की जो हालत है, जो चल रही हैं, तो वो क्या होता है, CNG नहीं मिलती है तो जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो किट लगी हुई है, तो उनको वो LPG पे चलाते हैं। तो इंतहाई ख़तरनाक है, ओगरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि आप या तो फ्यूल पे चलाएं या CNG पे चलाएं जो प्रॉपर। आप बसों में देखें 4-4, 5-5 सिलेंडर लगे हुए, तो उसके बाद एक LPG का सिलेंडर लगा देते हैं। पब्लिक बैठी हुई है, ख़वातीन बैठी। अच्छा, बसों में तो अलाउ भी नहीं है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG अलाउड नहीं है। सही। और क्योंकि अब आप देखें ना कि स्कूल में बच्चे, क्योंकि हम लोग भी बार बार रिपोर्ट करते हैं कि CNG उनको लगाना पाबंदी है। LPG क्योंकि इतना महंगी पेट्रोल हो गया है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, LPG लगाते हैं जी। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब क्या होता है कि कोई चीज़ आप इतनी महंगी कर देंगे तो लोग गलत काम करना, जैसे कि अब आप रोड पे देखेंगे रॉन्ग साइड ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल बचाएंगे, आधी रोड से ही पलट जाएंगे, क्योंकि वो नहीं सोचेंगे कि भाई हादसा हो जाएगा, वो क्या देखेंगे मेरी बचत हो जाएगी, कट आगे यहीं से मुड़ जाओ। तो आप पब्लिक का सेंटिमेंट देखें कि वो बिल्कुल जो है ना, वो क्योंकि हर वक्त उसके दिमाग में वो बाइक चला रहा है, गाड़ी, जब वो पैसे कैसे बचाएं, कैसे पूरा करना है, और शॉर्टकट्स के चक्कर में अपना ही नुकसान करते हैं। अब ये जो सिचुएशन है कि आप सोचें ना, 10 रोज के लिए CNG बंद कर दिए, गरीब आदमी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र करता है वो क्या करेगा? इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने कल ही रिपोर्ट की है, ED की जो कुछ एम्बुलेंस हैं जो CNG पे चल रही थी, वो उनको भी CNG नहीं मिलने से वो भी अब परेशान है। मतलब वाहिद, क्योंकि हुकूमत तो कोई सर्विस नहीं दे रही ना, 2 हैं हमारी जो प्राइवेट सेक्टर से, वो भी NGO की वो चला रही हैं। अब यानी खुदा न खासा कुछ होता है और मरीज़, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का शहर है, उसको कहीं पे भी सिचुएशन है, एम्बुलेंस चाहिए। अब एम्बुलेंस को क्या कहेंगे भाई, CNG नहीं है। मतलब लोगों को सोचना चाहिए फैसले करते वक्त, और इतना लंबा बंद करना, ऐसी क्या सिचुएशन। हमने बार बार पूछा सुई सदन गैस, उन्होंने कहा मुख्तलिफ गैस फील्ड से गैस की सप्लाई कम हो गई है, 150 से 200 MMCFD शॉर्टफॉल है, घरेलू सार्फिन को गैस देनी है, तो हमें ये बंद करना पड़ा है। तो हमारा ये सवाल था, बंद करना पड़ा है तो कुछ तो
10 दिन हाँ, कुछ इतना लंबा एक दिन बंद कर दें आप 10 दिन के लिए, एक दिन गैप कर देते। हाँ। मगर सिचुएशन ये है कि बस फैसला करना है, इम्पोज कर देना है। मतलब आपको पहले से पता नहीं था कि गैस फीड अचानक से नीचे और अशरफ साहब अभी से बता दिया गया है कि इस बार जो सर्दियां हैं उसमें गैस बहरान का सामना करना पड़ेगा, घरेलू सार्फिन हो या वो सनती जो गैस यूज़ होती है सनती तौर पे, उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या मसला है? वैसे ही हम सर्दियों में देखते हैं कि एक तो गैस की शॉर्टेज हो जाती है, फिर गैस सप्लाई का मसला है, गैस आ भी रही होती है तो इतनी कम आ रही होती है ना उस पर कोई खाना पक सकता है। गीज़र का अलग मसाइल सर्दियों में, वो तो कराची में इतनी ठंड नहीं पड़ती, ये हमारे पर शुक्र है। अगर इतनी ठंड पड़े हम लोग कहाँ जाएं? नहीं, इस हुकूमत के जो फैसले हैं ना वो अगर आप देखें आलमी मार्केट में मुसलसल बढ़ती हुई है। जैसे LNG हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत मुसलसल स्पॉट प्राइस गई है। अच्छा, हमने कहा कि ये $12 गई, $14 गई, अब लेंगे, $18 गई, अब लेंगे। अब जब आप पूरी दुनिया खुली है लॉकडाउन के बाद, उस सब की डिमांड आ गई है। अब आप भी मांग रहे हैं, ये भी यूरोप भी मांग रहे हैं, UK भी मांग रहे हैं, सब ममालिक मांग रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई जिसकी वजह से गैस की कीमत भी जो है वो बढ़ गई है। अब आपने इस वक्त खरीदते हैं और आप यकीनन $12 की चीज़ $20 $25 में दुगनी कीमत में लेंगे तो आप कम मंगाएंगे। जब कम मंगाएंगे तो इंडिकेशन ये है कि आगे जो सर्दियां हैं तो उसमें जो है आपके लिए मसला होने जा रहा है। इंडस्ट्री यानी कि आप LNG मंगाते हैं, 2 टर्मिनल हैं। अच्छा, ये भी है इस हुकूमत का कि टाइमली जब टाइम पे टेंडर होना था वो भी नहीं हुआ, डिले कर दिया, फिर बाद में प्राइस बढ़ गई और फिर उन्होंने इंपोर्ट की। तो ये भी बातें देखिए हम 2 कर रहे हैं। कतर के साथ हमने स्पॉट फिक्सिंग पे रेट लिया हुआ है, वो तो हमें एक LNG जो है एंग्रो वो तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन जो पाक LNG टर्मिनल है दूसरा पोर्ट कासिम पे, उसके लिए हम स्पॉट प्राइस से जो यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस होती है उससे हम LPG खरीदते हैं, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो आप कितने रेट पर, अब अगर वो बढ़ेगी तो आपको इंडस्ट्री के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री अलग रहेगी तो इतनी महंगी कॉस्ट पे कैसे चलाएंगे? मतलब जो गैस कुदरती गैस पे थे उनको कहा आप RLNG पे चले जाएं, ठीक है, जो दरामदी गैस है और उस पर आपको मिलेगी। उस वक्त वो सस्ती थी, अभी उसकी कीमत जो है दुगनी हो गई है। वो कैसे चलाएगा, कैसे प्रोडक्शन करेगा? आप यहाँ पे कह रहे हैं इंडस्ट्री वाले इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि जो आप वो देखें कंटेनर चार्जेस, यानी जो एक कंटेनर आता है 10 गुना उसकी कीमत बढ़ी हुई है, यानी किराया। अब गैस की कीमत बढ़ जाएगी तो कहाँ से प्रोडक्शन करेगा? मतलब उसकी सिचुएशन ये हो जाएगी स्टैंड स्टिल पे, यानी कि वो भी बंद करने पे आ जाएंगे। ये भी हम सुनेंगे क्योंकि सर्दियों में इतनी महंगी, वो कह रहे हैं गैस लेनी है तो आप यहाँ पे लें $30 की लें। वो कहेगा भाई $30 में कैसे? अगर कोई चीज़ भी बनाते हैं, वो कपड़ा बनाता है या जीन्स बनाता है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है पाकिस्तान में उस जीन्स की $5000 रुपये, बाहर वाला खरीद रहा है $4000 रुपये, नुकसान कैसे करेगा? फ्रेट चार्ज आपका बढ़ा हुआ है। और वो तो एक्सपोर्टर ये कहेगा भाई ये तो आपका मसला है, गैस बढ़ गई, हमें तो उस रेट पे दो, 4000 रुपये में आपने फिक्स किया था, 5000 क्यों दें? वो ये नहीं सुनता है। वहाँ पे जो IMF के पास अभी हम जो हुकूमत गई है, ये एक और कंसर्न है, यानी कि आपके बड़ी बला जिसे कहते हैं, $1 अरब लेने गए हम। आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सपोर्ट कर दे तो इंडस्ट्रियल बोलते रहे हम आप 1 अरब, 5 अरब, हम $10 अरब लगा देंगे। और सर अभी भी वो IMF प्रोग्राम की बहाली नहीं हो रही, वो भी अभी मुज़ाकरात चल ही रहे हैं। आप सोचे ना, $1 अरब लेने गए हैं, वो बिजली की कीमत में कह रहे हैं ₹5 बढ़ा दो, आप वो कह रहे हैं सब्सिडी खत्म कर दो, सेल टैक्स जो है जो आपने रियायत दी हुई है लोगों को, कह रहे हैं वो खत्म कर दो। मतलब आप $1 अरब के एवज जो यहाँ पे सिचुएशन होगी, महंगाई का जो तूफान आएगा, अगर इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई फिर बताएं क्या करेंगे? इंडस्ट्री कमा के दे रही है, टैक्स इंडस्ट्री फिर आप टैक्स भी कैसे जनरेट करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा अशरफ साहब। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ बात करेंगे। तरफ हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। अल्लाह अल्लाह करके हमने देखा कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में वाज़े कमी आ रही है और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है कोरोना लॉकडाउन में भी ईज़ किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब कारोबार जो है वो हफ्ते में 7 दिन खुला रहेगा। इसके अलावा जो इंडोर तकरीबात हैं उसमें 300 लोगों का दाखिला तकरीबात में मुमकिन होगा, जबकि आउटडोर से
ज़ायद लोग आउटडोर तकरीबात में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह पर भी जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको जाने की इजाज़त है। लेकिन सवाल ये कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिंध भर में अगर बात की जाए तो सिंध में 53 डेंगू के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 32 मरीज़ों का ताल्लुक़ कराची से है। अब कोरोना के केसेस, हमें एक तरफ कोरोना वबा से निपटने का सामना था और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोरोना के केसेस में जो है वो बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन कमी वाज़े हुई है। लेकिन अब डेंगू को किस तरह काबू पाया जा सकता है उस पर, और हुकूमत को इस हवाले से क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और लोगों में किस तरह से आगाही मुहिम चलाई जाए, इस हवाले से बात करेंगे। जी अशरफ साहब, हमने देखा कोरोना के केसेस में कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी अगर देखें जो हमने रिपोर्ट भी देखी, हाँ। पंजाब में पहले डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा पंजाब में तो बहुत लिए, हाँ। लाहौर में बहुत ज़्यादा केसेस आए थे। अब कराची में ये होना कोरोना के बाद, कोरोना से वैसे ही हम लोग सब परेशान थे जी। सोशल डिस्टेंस का भी किया, सब किया। हाँ। अब ये जो डेंगू है, आप कराची का देखें 32 मरीज़ का ताल्लुक कराची से है। टोटल 53 डेंगू केसेस हैं सिंध भर में, जिसमें से 32 यानी परसेंटेज कराची में ज़्यादा है जी। और हैरान कुन बात है कि जो हमें रिपोर्ट मिली थी और जो हमने रिपोर्ट भी की है, जो आई है पूरे मुल्क से, कि मीठे पानी में ये अफजाइश होती है इसकी। जी। अब कराची में बात करें तो कराची में मीठा पानी तो आपको नहीं, सीवरेज का पानी मिलता है, गंदा पानी उसमें ये होते नहीं, बकौल सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं। और उसके बाद यहाँ तो सीवरेज का पानी, गंदगी हर जगह और हर जगह कचरा, तो उसके साथ डेंगू। तो आप ये देखें ना कि डेंगू अगर कराची में आ रहा है तो इतना डेंजरस है कि कचरा इन सब के साथ उसकी जो अफजाइश है उतनी ज़्यादा, शॉर्ट टर्म में मतलब इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं। और जो खबरें आ रही हैं तो डेंगू का सबसे ख़तरनाक है, उसका डंग लगता है, उसके बाद आपको बुखार और आपकी तबीयत नासाज होती है। फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कमज़ोर होता है कोरोना की तरह, जो आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उसका आप प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त सबसे ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि जब मरीज़ के प्लेटलेट्स गिरते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी, आपकी बॉडी का रिस्पांस भी, क्योंकि वो लड़ने के लिए जो होता है ना वो जरासीम से, वो उसकी पावर कम हो जाती है। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स जब कम होते हैं तो अब मरीज़ की हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब पहले आप कोरोना में परेशान थे, अब ये डेंगू का हुआ, जो अब हमें ये देखना होगा क्या हम डेंगू से लड़ने के लिए हमारे अस्पताल तैयार हैं। अब इसके लिए सबको रिसर्च भी करनी होगी, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं। अच्छा अशरफ साहब, ये तो बात की बात है ना कि हम हॉस्पिटल में जब वो डेंगू का मतलब तशख़ीस हो जाए, लेकिन हम डेंगू को रोकने के लिए हुकूमती सतह पे अगर बात की जाए तो कोई इक़दाम नहीं किए जाते। हर साल हमें पता है कि बारिशों के बाद डेंगू जो है, डेंगू के वार में इजाफा हो जाता है और साफ़ पानी में ये पाया जाता है, जगह जगह पानी जमा हो जाता है। तो कोई ऐसे स्प्रे अगर पहले से कर दिए जाएँ ताकि इनकी अफजाइश ना हो सके मच्छर की, और आगाही मुहिम अगर हम चला लें एक टाइम, जैसे अक्टूबर नवंबर में ही ज़्यादा केसेस आते हैं, तो सितंबर से अगर हम शुरू कर दें तो इसकी रोकथाम हो सकती है। इस हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा हुकूमती सतह पर। भाई ये तो हमें तो पता है कि इक़दाम करने चाहिए, लेकिन आप देखें तो उनको पेपर वर्क में वो कर लेते हैं। लेकिन आप जैसे मैं गुलशन में रहता हूँ तो मैंने नहीं देखा कोई स्प्रे हो रहा हो। सबसे ख़तरनाक सिचुएशन ये कि जैसे पंचर की दुकान होती है, एक आम सी बात बता रहा हूँ, पंचर की दुकान वो टायर में ही है, उसमें पानी रखा हुआ था, वो मीठा पानी या वो रखा हुआ था, उसके अंदर भी मच्छर, जैसे बाइक या गाड़ी पंचर हो जाए तो हम जाते हैं तो दिखता है वो ट्यूब चेक करता है। अब वो जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ जाके स्प्रे करें, जहाँ आपको पानी नजर है वहाँ स्प्रे करें, या इलाकों में करें। अब वो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती है, भले ही हम भी पावर लगा के उनको बोले कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं या कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते ना, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी कोई पूरी नहीं करता है जी। तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान हैं, आपने देखा होगा हमारे रिपोर्टर्स अपडेट कर रहे होते हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं तो एहतजाज कर रहे होते हैं, काम का बोले तो उन्हें काम करना नहीं है। अब यहाँ पे एक कोरोना वबा के बाद ये दूसरी ख़तरनाक वबा है, ये भी एक वबा ही कहेंगे, जो डेंगू वायरस है, मरीज़ को बिल्कुल अस्पताल पहुँचा देता है। हम पहले समझते हैं हल्का हल्का बुखार हो रहा है या वो, तो उसकी बिल्कुल वो सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है। तो हमें बच्चों को भी, बुज़ुर्ग को भी, सबको बचाना है। तो उसके लिए हमें अपने घरों में भी मतलब जैसे नेट वगैरह और साथ में जो घर में सिचुएशन है उसको बेहतर रखना होगा। एक और ख़र्चा है ये बजट पे, आवाम की जेब पे, तो यानी कि आप उसको स्प्रे लेना है वो भी बहुत महंगा हो गया है, जैसे कॉइल लेते हैं वो भी महंगा हो गया है। तो उसके लिए पहले से इक़दाम करें, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि वो जाए उन इलाकों में, जैसे ही रिपोर्ट हुए अगर हम देखें कराची को देखें 32,
तो ये हुकूमत का काम है कि जाके महकमा सेहत देखे कि 32 मरीज़ में सबसे ज़्यादा किस ज़िला में, तो उस ज़िला में मुतलका इदारे हैं उनको फौरी तौर पे बोला जाए कि उस इलाके में जहाँ पे डेंगू जिस मरीज़ को हुआ है, जैसे हमने कोरोना वबा में देखा तो उस इलाके को जाके लॉकडाउन करते थे, तो वहाँ पे जाके डीसी यानी ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ डीसी बोले, डीसी को मुतलका केएमसी और डीएमसी को बोले वहाँ जाए स्प्रे करे, तो यानी उसकी अफजाइश रुक सके। कौन करे उसके लिए, मतलब काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पैसे तो दिए जाते हैं काम करने के, लेकिन करे कौन करे, मतलब वो एक और ये बोझ है ना उनके ऊपर, क्योंकि वो आवाम के टैक्स से पैसे तो नहीं चलते, वो तो अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, क्योंकि आवाम जो पैसे देती है वो टैक्स की मनी जाती है, उसको तनख्वाह मिलती है, क्योंकि वो तो आवाम के नौकर हैं, लेकिन पब्लिक जाए अपने मसाइल लेके वो मिलते ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आवाम परेशान है, और अगर गरीब की बात की जाए तो गरीब तर होता जा रहा है। पेट्रोल की हमने देखा प्राइस बढ़ा दी 10 रुपये, मेरे ख्याल है तारीख में पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो बढ़ाई गई है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जो बसों का किराया है, टैक्सियों का किराया है, वो भी बढ़ा देते हैं। इसी हवाले से बातचीत जारी है और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किराए बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आवाम बड़ी परेशान है, एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अशिया खुर्द नोश की कीमतें अगर देखा जाए तो उसमें आग सी लग गई है। चाहे घी हो, तेल हो, चीनी हो, दाल हो, चावल हो, अंडे, मुर्गी, सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कैसे खाए? आटा कराची में सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है, और आटे की 15 किलो की जो बोरी है वो मेरे ख्याल से सर कितने की मिल रही है? 85 रुपये किलो आटा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, सबकी कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। आटा अगर 10 किलो हम आटा लेते हैं तो जो चक्की का आटा है, छोटी चक्की का, मतलब कहीं पे 780 रुपये का 10 किलो, कहीं 800 रुपये का, मतलब गरीब आदमी पे जो इतना बोझ पड़ गया है तो वो अपना बजट कैसे पूरा करे। और वो बजट एक मिलता है उसको और वो अपना बजट बनाते हैं, ये चीज़ें लेनी है तो कोई चीज़ भी नहीं होती। अब सबसे बड़ा सबसे इशू एक तो ट्रांसपोर्ट है नहीं कराची शहर में, और ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट है अब वो भी मजबूर हो गए क्योंकि किराए बहुत पुराने हैं और मुसलसल बढ़ते बढ़ते, अगर हम 3 साल के अगर मैं आपको बताऊं तो डीजल की बात करें तो डीजल जो है 94 रुपए से बढ़ के 130 रुपए से ऊपर आ गया है। ठीक है। अब 3 साल में बात करें, 3 साल में किराए भी नहीं बढ़े। अब ट्रांसपोर्टर जो खड़े में कह रहे हैं कि भाई अगर हम किराए बढ़ाते हैं तो कितने बढ़ाएं, हुकूमत नोटिफाई करे, क्योंकि ये सिंध हुकूमत के अंडर में आ रहा है। अब वो सिंध हुकूमत बढ़ाती है तो वो कहा जाएगा कि भाई आवाम पे जुल्म डाल दिया गया है। अब मसला ये है कि जो कॉस्ट है, जो मेन आपको पता है, सिर्फ डीजल ही नहीं, जो ऑयल है उसकी कीमत भी दुगनी हो गई है, क्योंकि जो बाहर से ऑयल आता है वो कंटेनर चार्जेस जैसे बताया 10 गुना बढ़ गए। ऑयल महंगा, आपका स्पेयर पार्ट्स महंगा, आपका सब कुछ महंगा। जो बस चलती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी लगते हैं, सब कुछ उसकी कॉस्टिंग। टायर याद है आपको, हमने गुड ट्रांसपोर्टर का चलाते हैं, टायर की कीमत कितनी हो गई है, मतलब 2 टायर की जो जोड़ी थी उसकी भी कीमत जो है कहाँ 50% का ऊपर का इजाफा हो गया है। तो अब वो अगर बस भी चलाएगा उसके खर्चे इतने बढ़ गए तो कैसे करेगा वो। अब यहाँ पे किराए अगर बढ़ते हैं तो कितने बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बोझ इतना आया हुआ है। 1-2 रुपए का मैं आपको बता दूं, 1-2 रुपए नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो इजलास चल रहा है और ये सारा अभी वो फर्स्ट स्टेप में जो इरशाद बुखारी हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर, उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप ट्रांसपोर्टर्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत ये फैसला वापस ले। हुकूमत ये फैसला वापस, वो तो डिमांड सब कर रहे हैं, वहाँ फैसला कभी भी ये वापस नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज़ आपको बताएं, IMF के पास गए तो आपने बिजली भी बढ़ाई, एक बिजली का आपने बिजली गिराई, फिर दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मार्केट से है, फिर आपका डॉलर भी ऊपर चला गया है, तो वो इम्पैक्ट तो है। लेकिन यहाँ पे आपको लोगों को कैसे कंट्रोल करना है वो है। आप सब्सिडी दे नहीं सकते क्योंकि IMF के पास जा रहे हैं, सब्सिडी किसी सूरत नहीं दे सकते। हुकूमत ने ये किया हुआ है कि आपने जो पेट्रोलियम लेवी है वो 30 रुपए तक ले सकते हैं, वो 5-5.5 रुपए ले रहे हैं, वो एक है। सेल टैक्स कम किया हुआ है, तो ये जो बोझ है टैक्स की मद में कम किया हुआ है, लेकिन वो हुकूमत ने लेना है। जो फेडरेशन हाउस के सदर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आवाम पे आगे जाके बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट दी हैं, जो हमने के पहले तो हमें अक्टूबर भारी लगेगा, उसके बाद नवंबर मज़ीद भारी लगेगा, क्योंकि जो हम चीज़ें ला रहे हैं अभी जो ख़रीद रहे हैं वो जो कराची पहुँच रही है अक्टूबर में, वो महंगी चीज़ पहुँचेगी तो वो नवंबर में बिकेगी। तो आप सोचें ना कि अभी तेल घी रुका नहीं है, ये बुलंद तरीन सतह 400 रुपये नहीं है, इससे ऊपर जाएगी, क्योंकि आप जो अभी मंगा रहे हैं वो तो मज़ीद महंगी है ना।
उसी तरीके से फ्यूल आप अभी जो मंगाएंगे इंटरनेशनल मार्केट से वो मजीद महंगा है, तो अभी रुकने वाली बात नहीं है ये कहीं पे, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए इस वक्त कैसे आवाम को देखना है। अब ट्रांसपोर्टर अगर यहाँ, एक तो ट्रांसपोर्ट है नहीं, आप यहाँ पे अगर वो देखें एक ऑनलाइन जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसकी भी अपडेट दी है हमने कि 5% उन्होंने किराया बढ़ा दिया है। जैसे बाइकिया है, आप इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक बाइकिया सर्विस चल रही, जो बाइक वाले इधर से उधर ऑनलाइन सर्विस है, 5% उन्होंने बढ़ा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। अब आप आते हैं ये इस पे, अगर ये बढ़ाते हैं 5 से 10%, तो ये गरीब आदमी जो कमाता ही कम है वो कैसे आ जाएगा? क्योंकि अभी तो मोटरसाइकिल वाला परेशान है कि मतलब आप सोचें 138 रुपये तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल है। अब अगर कोई सुरजानी से यहाँ सदर आता है तो आप सोचें उसके आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल खत्म, 138 रुपये तो उसको रोज़ के चाहिए। बाकी उसके दिन भर का खाना पीना वो सब आप अलग छोड़ दें, क्योंकि तेल महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हुआ, उसके बाद जो है हर चीज़ आपकी, सालन महंगा, रोटी महंगा, 15 रुपये की एक रोटी है, आप सोचें। मतलब गरीब आदमी तो रोटी, बिल्कुल आपने सही कहा सर, रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की आटा इतना महंगा मिल रहा है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है और दूसरी तरफ आवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम। कराची की अगर बात की जाए तो लगता है कराची वालों के मुकद्दर में कचरा और गंदगी ही गंदगी रह गई है। गुज्जर नाले के अतराफ़ आबाद जो हसन कॉलोनी है वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे हमें पता है जब गंदगी कचरा होता है तो उससे कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, ताफुन पैदा होता है। पहले ही हमें कोरोना वबा का सामना है, डेंगू वबा का सामना, ये वो आफात हैं जो हमारी उस पहुंच से बाहर हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सके, कुदरती वबा हैं। लेकिन इन गंदगियों के बायस और मज़ीद कितनी बीमारियां होती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सर अशरफ साहब, तजावुज़ात की हम बात की करें तो आधा अधूरा काम हम देखते हैं। तजावुज़ात तोड़ तो दी जाती हैं, लेकिन वहीं पर उसका कचरा जो है महीनों महीनों तक पड़ा रहता है। तो ये आधा अधूरा काम क्यों होता है? अब ये हम तो सवाल ही करते रहते हैं। मतलब फिर भी मुतल्लिका इदारे, अब जैसे आप देखें कि नाले के एतराफ़ जो अब इन्होंने इंक्रोचमेंट हटाना शुरू की, तजावुज़ात को तोड़ना शुरू किया, उसके साथ इनको चाहिए था कि डंपर वगैरह ला के, हैवी मशीनें ला के वो सारी चीज़ें हटाएं। अब उसके साथ साथ वहाँ पे जो इलाके हैं, चले कच्ची वो बन गई थी, जब बनी थी तब तो सवाल ने अब कहा है कि क्लियर करो। अब क्लियर करने, अब गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया कि उनको दूसरी जगह जाके मुंतकिल करेंगे। अब वहाँ पे जो सूरत हाल है आप जाके देखें, मतलब अगर हम भी जाएंगे तो परेशानी हो जाते हैं कहाँ जाएं, क्योंकि हर जगह गंदगी है। अब वहाँ पे जो लोग हैं, एक तो मसला ये कि हुकूमत का तो काम है ही, लेकिन साथ में जो वहाँ के लोग रहते हैं वो जो काम अपने इलाकों में करते हैं, तो मसला ये है कि अगर मैं शहरी हूँ इस शहर का, तो इस शहर को साफ़ करना मेरी भी जिम्मेदारी है। अब हर चीज़ हुकूमत के ऊपर नहीं होती, आवाम का भी काम। अगर चलते हुए मैं रोड पे चीज़ें फेंक रहा हूँ, सड़क पे फेंकना, मतलब दुनिया में कहाँ आपने कहीं देखा है? आपने, मैं आपको बताऊं कि मैं मलेशिया गया हूँ, दुबई गया हूँ, कुवैत में गया हूँ, अगर आप फेंकेंगे ना आपके खिलाफ फ़ाइन है, आपको फ़ाइन लग जाएगा। दुबई में आप एक थैली तो फेंक के दिखाएं, मलेशिया में आप फेंक के दिखाएं, आपके ऊपर सज़ा है। मतलब और अशरफ साहब, बड़े ही अफसोस के बाद यही लोग, जब ये जो बड़े आराम से कचरा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग मैं देखती हूँ पढ़े लिखे, वो जब कचरा फेंकते हैं मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। और यही लोग जब बाहर जाते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती, मजाल नहीं होती कि वो कचरा बाहर फेंकें। वही है ना, अपने शहर को ओन करना चाहिए। हुकूमत तो कर रही है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन यहाँ पे जो शहरियों की जिम्मेदारी है, हम उसका भी नाम लेंगे कि जैसे मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या करता हूँ कि भाई आता है कचरा वाला तो हम उसके लिए निकाल के, जैसे डस्टबिन में हमने रखा हुआ उसको बताया, लेकिन अब मैं अपनी खिड़की से निकाल के बाहर नहीं फेंक देता हूँ। मतलब अब ये अगर नीचे कोई जा रहा है या कुछ उसके ऊपर फेंक दूँ, लोग हैं, आप अपार्टमेंट में जाएं, घरों में जाएं, वहाँ देखते हैं लड़ाई हो रही होती है कि ऊपर से कचरा फेंक दिया। मतलब अब ये है कि ये शहरी जो हैं शहर के, अपने शहर को साफ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है, अपने घर को साफ। अगर अपना घर साफ रखा हुआ अपना शहर भी साफ रख सकते हैं। अब उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप कोई जगह प्रॉपर रख लें कचरे, अब रोड पे आप पूरे शहर में आए तो 50% जिम्मेदारी शहरियों की है, जो जाके वो हुकूमत नहीं डाल रही, हुकूमत तो उठा रही हम होती है। ऐसे टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं हम वहाँ पर देखते हैं या सी व्यू पे देखते हैं तो लोग आते हैं इस कदर कचरा करके वहाँ से जाते हैं, उनको ये ख्याल ही नहीं होता कि कितनी पोल्यूशन का ये बायस बन रहा है। भाई आप जैसे वीकेंड पे जाएं, सैटरडे संडे, तो हॉक्स बे जाएं, सेंसपेट जाएं, वहाँ पे लोग जैसे जूस पिया वहीं फेंक खाया। हालांकि अब तो वहाँ पर लगा दिए, सी व्यू पे आप जाएं, वहाँ पे कचरे के बड़े बड़े तक जाके डालना तो तकलीफ होती है ना, वहाँ तो यूँ फेंक दें आप। मतलब
मतलब आप सोचें ना, जाके देखें आप बिरयानी खा रहे हो जो उसका वो ऐसे ही फेंक देते हैं। मतलब आप अपने साहिल को, अपने शहर को ख़राब कर रहे हैं ना। मतलब अगर कोई घर में आए, मतलब आप घर में सो रहे हो, उस कमरे में यूँ फेंक दें वो चीज़ें, बिरयानी की प्लेट फेंक दें, वो सब तो नहीं, हम अपने घर को तो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमारे जो आसपास का इलाका है हम वो उसको ओन नहीं करते। तो आप कराची के शहरी हैं, जिस तरह आप अपने घर को ओन करते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह आप अपने शहर को भी साफ़ रखें। और वैसे भी सफाई तो निफ्स ईमान है, आधा ईमान है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब और जानते हैं अभी वेदर का हाल। हमारे साथ मौजूद हैं रबिया ख़ान, जो कि हमें अपडेट करेंगी कराची के मौसम के हवाले से। जी रबिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बरसों की तरह कराची वालों को इस बार भी अक्टूबर के महीने में दो मौसम का सामना है। रात में जो है वो खुनकी और हल्की सर्दी की सूरत हाल जो है अब वो कराची वालों को उसका सामना रहता है, और दिन के औकात में जो है वो मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क जो है वो रहता है। आज अगर मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी दिन में पारा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और समंदरी हवाएं चूँकि बंद है जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो काफ़ी जो है वो डिफरेंस देखने में आ रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शहर में अगर स्मोक की सूरत हाल या आलूदगी की बात करें तो आज जो है वो इस वक्त तक कराची दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। अलबत्ता पाकिस्तान में जो है वो कराची का आलूदा शहरों में दूसरा नंबर है। आज दर्जे की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो कराची में आलूदगी की जो शरह है वो 155% है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरीके से गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। बहुत रबिया खान हमें अपडेट कर रही थी कराची के वेदर के हवाले से। अशरफ खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आवाम का है वो महंगाई का है। अब हम देखते हैं कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर हम या ये बोले कि गरीब का किसी को एहसास नहीं है। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इवन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम अभी भी बुनियादी सहूलतों के लिए लड़ रहे हैं कि आटा, चीनी, तेल सस्ता कर दो, बिजली की कीमत कम कर दो, महंगाई कम कर दो, CNG खोल दो, सहूलत दे दो, कुछ तो रिलीफ दे दो। लेकिन अफसोस के आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। अशिया खुरनोश की बात की जाए तो अशिया खुरनोश की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हुआ है। आटे की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50 से 60% इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत में 20 से 30% इजाफा हुआ है। दाल मसूर की कीमत में 25%, मूंग की दाल में 40%। इसी तरह अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो 10%, दूध की कीमत में 10% और गोश्त की कीमतों में भी 10% इजाफा देखने में आया है। अब एक गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे कि इस महंगाई की वजूहात क्या हैं और क्या आने वाले वक्तों में मज़ीद और महंगाई बढ़ेगी। हमें ज्वाइन किया है शुमाइल दाऊद साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, महंगाई की शरह इस वक्त 12% से ज़्यादा चल रही है। इस वक्त बात की जाए, डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। पेट्रोल प्राइसेस हमने देखा किस तरह से बढ़ा दी गई, 10 रुपये एक साथ। उसके बाद जो है वो अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी कैसे गुजारा करे, क्या कहेंगे? सबसे पहले कि ये जो इतनी महंगाई है, जो मुसलसल हुकूमत, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें जो पिछले साल से चल रही थी उसमें कुछ चीज़ें वो हमारी पिक्यूलियर, हमारे मुल्क के हिसाब से पिक्यूलियर हैं
जिसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ मई जून से अगर हम देखें जुलाई से तो अब तक 12% तो सिर्फ हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है। लेकिन इस वक्त जो एक एक्स्ट्रा बोझ हमारे मुल्क पे पड़ा है, मईशत पे पड़ा है और जो अब कॉमन मैन पे आ रहा है, जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में जिक्र किया, वो उसकी वजह जो है वो पेट्रोल की कीमतों को एकदम इजाफा होना है, जिसकी वजह से जिसके साथ ताल्लुक तमाम चीजों के अंदर इजाफा हो जाता है। लेकिन ये बैरूनी मुल्क, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, इंटरनेशनली ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये तमाम मुल्कों के अंदर तकरीबन 42% इंटरनेशनली ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है और गैस तकरीबन नापैद होती जा रही है यूरोप में। इसी हवाले से हमारे यहाँ इसका असर इसलिए ज्यादा यानी कि सब पे पड़ रहा है, गरीब तबके पे पड़ रहा है। उसकी वजह है कि बिजली हमने काफी बढ़ाई, हमने जो अशिया पुरदोनोश थी उसके अंदर जो कमी हुई सप्लाई डिमांड की वजह से, उसकी कीमतों में बेबहा इजाफा हुआ। ये तमाम चीजों का जो मजमूई तौर पे असर पड़ा और कोविड की वजह से जो लोगों का यानी जरिया माश है वो डिस्टर्ब हुआ, इस तमाम चीजों का मजमूई असर जो है इसके ऊपर ये सोने पे सुहागा कह लें कि और भी ज्यादा जो है ये असर पड़ रहा है। और हमारे जहरी बात है लोगों की जो है वो चीखें निकल गई हैं क्योंकि महंगाई डेफिनेटली वो कंट्रोल में नहीं ला पा रही हुकूमत। सही। अच्छा शुमाइल साहब, मुझे ये बताइए कि फवाद चौधरी साहब का भी यही कहना है कि हम इस दुनिया से किसी अलग सैयारे पे नहीं रहते, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं और जो ऑयल की बात की वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ऑयल या पेट्रोल की कि इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको लगता है चीज़ें भी उस हिसाब से महंगी हो रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि चीज़ों की प्राइस तो डबल हो रही है और हर कोई अपनी मनमानी कीमत पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। अगर आटे की बात कर ले तो आटे का 15 किलो का जो थैला है, 20 किलो का जो थैला है वो यहाँ 1500 का मिल रहा है। यही थैला पंजाब में कुछ और प्राइस पे मिल रहा है, हैदराबाद में कुछ और प्राइस पे मिल रहा है। तो ये जो फ़र्क है कीमतों में, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह गवर्नेंस है। बात यह है कि जब हमें हमारे मुल्क को कुछ फवायद हासिल हो रहे थे, जब दूसरी दुनिया में नहीं वो फवायद मिल रहे थे, उस वक्त हमारे हुकूमत के किसी भी कारिंदे ने ये नहीं कहा कि हम किसी सैयारे पे नहीं बैठे हुए। उस वक्त तो उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। तो होता यही है कि हमारे मुल्क की जो मईशत है, अगर हम इसको पिछले दहाइयों में देखें तो जब हम फायदे में होते हैं उस वक्त हम लोग बेदरेर खर्च करते हैं और हम बचत नहीं करते, हम एक्सपेंडिचर्स को हमने कर्टेल नहीं किया। हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो अभी भी ऐसी हैं कि हम गैर जरूरी चीजों पे अखराजात करते हैं और उनको हम कभी भी कम नहीं करते। हमारे पास जाहिर बात है इंटरेस्ट पेमेंट्स, हमारी यानी कि आर्मी की और डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स और उसके बाद फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस को हमें हर सूरत कम करने की कोशिश करनी है। तभी हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी कि हम गरीब लोगों का कुछ फायदा कर सके। अभी इस वक्त IMF के साथ भी जो हमारी टॉक्स चल रही हैं उसके अंदर भी जो प्रेशर आ रहे हैं वो हमारी एक्सपेंडिचर्स की वजह से है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज्यादा है और हमारी जो रेवेन्यू है वो कम है। सही। अच्छा, ये आपने IMF की बात की कि IMF के साथ अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं और IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कहा जा रहा है कि उनकी जो शराइत थी उसके मुताबिक ये बिजली की कीमत में इजाफ़ा किया गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया और मज़ीद अभी तक अभी मामलात जो है वो नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो क्या मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा? क्या और चीज़ों की प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी? देखिए, हुकूमत के पास कोई असल जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने अपने रेवेन्यू को या अपने इनकम को नहीं बढ़ाने में कामयाब हो सके। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने जो टारगेट्स इस्टेब्लिश किए हैं वो पहले ही वो अचीव कर लिए हैं, लेकिन वो टारगेट्स उनके मुताबिक नाकाफी हैं और वो 1 ट्रिलियन का डिफरेंस है जो वो बता रहे हैं कि जी ये आपको मजीद जो है इनकम जो है जनरेट करना है। जब हुकूमत के पास वो टैक्स की मद में वो इनकम नहीं आएगा तो वो फिर इनडायरेक्टली बिजली, गैस या पेट्रोल या और अशिया से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए ही वो इकट्ठा करेगी। तभी वो जो $1 बिलियन जो अब मजीद हमें मिलने हैं IMF की यानी कि किस्त, वो हमें मिलेगी। सही। अच्छा, ये भी बताइए शुमाइल साहब कि जो हुकूमती वज़रा हैं उनसे जब सवालात करें तो वो बड़े अजीब से जवाब देते हैं। एक तो उनसे पूछा जाए महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही तो वो ये कह देते हैं हम किसी अलग सैयारे पे नहीं रह रहे, और अभी भी इस खत्ते में देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की शराब कम है। उसके अलावा उनका कहना है कि ये मुश्किलात आर्जी हैं और अभी हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़राअत हैं या तामीरात के जो शोबा है वो बहुत मुनाफा बख्श है, वाले वक्तों में जो
है इससे फ़ायदा होगा। और कुछ अरसे पहले हमने देखे कि माशी अशारिये जो थे वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमारे रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हमारा जो करंट अकाउंट वो था वो सरप्लस में था, उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। तो उसके बाद भी एक आम आदमी की जो उसकी ज़िंदगी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये माशी अशारिये जो थे ये क्या कुछ हेर फेर थी या वाकई अच्छे थे? नहीं, देखें, हमें समझने की जरूरत है कि माशी जो अशारिये हैं, हाँ। जीडीपी की ग्रोथ, नमो, ये तमाम चीजें, हाँ। ये एक हमेशा एक तस्वीर होती है जो एक वक्त में एक स्नैपशॉट होता है। ये डायनामिक है, हमारी इकोनॉमी डायनामिक है। हमारी बदकिस्मती है, जैसा मैंने जिक्र किया, कि जब हमारी इकोनॉमी अच्छे रुख की तरफ जाती है उस वक्त काम करने की जरूरत होती है कि हम फर्दर आने वाले जो बुरे वक्त हैं या जो मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं हम उसका तखमीना लगाते हुए अपनी तैयारी करें और अपने लिए वो बजाय इसके कि हम सरप्राइज हों और बाद में हम फ्रस्ट्रेट हों। यह जो आपने भी सवाल जो रेज किया इन लोगों से, वो इस वजह से इस तरह के आपको जवाब देते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फ्रस्ट्रेशन की वजह उस वक्त होती है जब बंदे ने अपना होमवर्क ना किया हो। अगर आपने होमवर्क किया था तो आपको पता था कि पिछले साल कोविड में दुनिया में मांग कम हो गई है, तो जो तेल की कीमतें हैं वो घट गई हैं, लेकिन ये सब लोगों को पता था कि ये जो है ये ट्रांजिएंट हैं और ये कीमतें बढ़ जाएंगी। उसकी तैयारी करने के लिए हमें मुल्क में अपनी स्टोरेज कैपेसिटीज बढ़ाने की जरूरत है, चाहे गैस की हो चाहे तेल की हो। हमें अपनी फॉरवर्ड बाइंग करने की जरूरत है, आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें जो इनका ताल्लुक गवर्नेंस से है। देखिए, एक मैं मिसाल आपको देता हूं कि पाकिस्तान में सीपैक के ऊपर एक खासी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन अगर हम देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बावजूद हमारी इकोनॉमी आज भी जो है वो मुश्किल का सामना है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे जो है वो हमारा सिर्फ पैसे फेंकना या पैसे आ जाना काफी नहीं है। हमें उसका सही इस्तेमाल और उसका मसरफ जब तक हमारे पास सही नहीं होगा, जितने भी पैसे और आएंगे वो जाया हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, पैसे मुल्क में आ जाना और उसका अगर उसको मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए और वैल्यू एडिशन की जाए तो मेरे ख्याल है फ़ायदा तभी होगा। अच्छा, ये भी बताइए शुमाइल साहब कि हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है, डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो इसकी अगर वजह जानना चाहें तो क्या वजह है? क्या एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं और रेमिटेंसेस नहीं आ रही? क्या वजह है इसकी? देखिए, अगेन वही वाली बात है कि पिछले साल के जो डायनामिक्स थे जिस पे हुकूमत बहुत खुश थी, हम सब लोग बड़े खुश थे, मुतमईन थे। उसकी वजह ये थी कि लाखों लोग जो थे वो अपने मुल्क वापस आ गए थे मिडल ईस्ट से और उन ममालिक से, और अपनी तमाम जो यानी कि उनकी जो सेविंग्स थी वो अपने साथ भी ले आए थे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था हमारे रेमिटेंसेस को बूस्ट अप करने के लिए। अब वो रेमिटेंसेस का जो बूस्ट था वो वापस खत्म होता जा रहा है, लोग वापस अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं और वो जो हमें एक ट्रांजिएंट फायदा था वो खत्म हो गया। इसी हिसाब से हमारी जो इंपोर्ट थी वो घट गई थी और एक्सपोर्ट भी घट गई थी। फिर बाद में जब हुकूमत ने इंसेंटिव्स दिए तो एक्सपोर्ट्स को इजाफा हुआ, और अब जो जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारी तमाम एक्सपोर्ट्स का दारोमदार इंपोर्ट से है। हमारे रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं। अब जैसे जैसे वो रॉ मटेरियल्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो वो प्रेशर जो है वो हमारे यानी कि ट्रेड डेफिसिट के ऊपर जिसे हम कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से इसके साथ साथ फिर जो हालात हैं हमारी हमने जो डेट सर्विसिंग करनी है, बाहर के मुल्कों को वक्तन फवक्तन पैसे देने, अभी हालिया हम लोगों ने जिस तरह बॉन्ड्स की जो है रिटर्न्स दिए, तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रेशराइज कर रही हैं। और फिर अफगानिस्तान हमारे बिल्कुल एडजेसेंट है, उनकी इकोनॉमी जिस तरह टैंक कर रही है उसका भी असर इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पड़ रहा है। ये तमाम चीजों का मजमूई असर है कि हमें करना पड़ रहा है। और आखिरी चीज ये कि हमने अब अपनी जो करेंसी है उसको हमने ओपन फ्लोट पे कर दिया है, और जैसे जैसे वो इंटरनेशनली प्रेशर्स आएंगे वो हमें यहाँ नजर आएंगे और हमें वो पास ऑन करने पड़ेंगे अपनी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। सही। अच्छा, तो एक तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपने अफगानिस्तान की बात की, या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ चीज़ों की प्राइसेस हैं जो बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ या ऐसी नाक़िस पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये जो महंगाई का तूफ़ान है वो डबल है। अगर पॉलिसीज़ कुछ बेहतर रखी जाती, जैसे कि हम एक ज़रूरी मुल्क है लेकिन उसके बावजूद हम जो अपनी बम्पर क्रॉप है वो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकी उस तरह, हम अपनी चाहे वो वीट को ले लें, चीनी को ले लें, आटा जो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
देखिए, एक तो अच्छी बात है जो हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सेक्टर के तौर पे उजागर करवाया और उसको प्रमोट किया। इस तरह एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिर बात है, ये इनका जो असर है या मार्केट में पूरी मल्टीप्लायर इफेक्ट है, उसमें वक्त लगता है। हुकूमत इस वक्त गवर्नेंस की मद में ये कर सकती है कि जो फॉरवर्ड बाइंग करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हर चीज को वो इस एंगल से देखें कि ये हमने पिछले वालों से महंगी ले ली या सस्ती ले ली। वो आज के हालात के मुताबिक फैसले करें कि हमें, अगर आज हम समर में, अगर हम गर्मियों में कोई चीज खरीद रहे हैं तो क्या सर्दियों में उसकी हमें जो ज्यादा कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमने बहुत से अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिले किए, और जब चीजें दुनिया में महंगी होगी तब हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये इस किस्म की जो नाकिस हमारी मेरे ख्याल टाइमिंग्स की भी गलती की हम लोगों ने, जब हमें पता था कि आगे महंगी हो जाएगी। सही फैसला गलत टाइम पे अगर हम करेंगे तो वो कभी भी कारगर नहीं होगा। उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा है। अच्छा, ये भी बताइए शुमाइल दाऊद साहब, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद महंगा होगा और महंगाई का एक नया तूफान होगा। तो आपको लगता है क्या हुकूमत जो इस वक्त महंगाई है इसको कंट्रोल करने में कामयाब होगी, या मजीद आवाम को और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो फोरकास्ट इंटरनेशनली और उसके मुताबिक हम पे भी असरअंदाज होगा, उससे तो यही लगता है कि मजीद महंगाई की तरफ हम बढ़ेंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह तेल की कीमतें हैं और गैस की कीमतें हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो है, जो उनके पास इस वक्त हरबा मौजूद है, वो टारगेटेड सब्सिडीज है, जो कि उन्होंने पहले भी दिया और आगे भी उनका प्लान यही है। आई थिंक इसकी मदद से जो गरीब तबका है उनको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर अभी प्रेशर्स जो हैं वो आएंगे, और हमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली अपने एक्सपेंडिचर्स को हमें कर्टेल करने की जरूरत है। जहां से हमारे पूरे मुल्क के ऊपर जो वजन पड़ रहा है, हमें वो तमाम इदारे, स्टेट ओड एंटरप्राइजेस जो किसी काम के नहीं है उनको बंद करना होगा, और हमें अपने जिसे कहते हैं विल हैव टू पुल अप आवर सॉक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुमाइल दाऊद साहब आपका। आप प्रोग्राम में आपने हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, और वाकई हुकूमत को देखना चाहिए जहाँ जहाँ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि चेंज होने की ज़रूरत है, उसको फौरी तौर पर चेंज करना ज़रूरी है। ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो कि महंगाई को कंट्रोल कर सके। जैसा कि शुमाइल दाऊद साहब ने कहा कि हमें अपने एक्सपेंडिचर फौरी तौर पर कम करने हैं और रेवेन्यू बढ़ाना है, तो सोर्सेज देखनी होगी ये कहाँ से हमें जो है रेवेन्यू बढ़ाना है, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि फ़ौरी तौर पर कम करने चाहिए। मज़ीद बात करेंगे, शामिल करेंगे कुछ और मौज़ूआत, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, और एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। जहां हम कराची की मसाइल के हवाले से बात करते हैं तो कराची वालों का एक बड़ा मसला वाटर शॉर्टेज का भी है, यानी पानी की किल्लत का भी है। और इसी किल्लत की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बोरिंग करवा लेते हैं, लाखों रुपए इस पर खर्च करते हैं कि किसी तरह पानी उनके घर आ जाए। लेकिन ये जो बोरिंग का पानी होता है, जो खारा पानी जिसको हम कहते हैं, वो उनको नहीं पता, क्योंकि उसके लिए कोई टेस्ट नहीं करवाए जाते कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, और ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी जिल्द के लिए, आपकी आंखों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। और ख़ास तौर पे अगर इस पानी को खाने पीने में इस्तेमाल किया जाए तो कितना नुकसानदेह हो सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि ये पानी कितना हमारी स्किन और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और उसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद आलम ने, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। सर, खारे पानी का हम बात करें, बोरिंग का पानी, क्योंकि अक्सर घरों में पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने करवाया हुआ है। और कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर ज़मीन के अगर अंदर देखा जाए तो नमकियात और मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे पानी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम उसको खाने पीने की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम अगर उसका जैसे हमने नहा रहे हैं उससे, या मुंह धो रहे हैं, या शैम्पू बाल धो रहे हैं, तो कितना हमारी स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकता है। देखें, सबसे पहले तो ये हम समंदर के किनारे हैं। जी बिल्कुल, कराची बिल्कुल मोस्ट ऑफ डिफेंस तो देख लीजिए आप, बिल्कुल है ना समंदर है। हाँ। तो समंदर मीन सॉल्ट, ठीक है। और बात ये कि मैं यहाँ, आप पूछे थे डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ जाते हैं आप, तो मैंने बताया मैं 15 जगह जाता हूँ कराची में। तो आई नो द प्लेसेस, मुझे वो जगहें मालूम है। वो जगह, मैं मलीर कैंट जाता हूँ जी, वहाँ मॉडल कॉलोनी है, वहाँ
मोस्टली पेशेंट आते हैं जो कि हार्ड वाटर यूज़ करते हैं। अलग से पेशेंट नज़र आता है मेरे पास क्लिनिक में, मैं बता देता हूँ आपका हार्ड वाटर यूज़ किया है। अच्छा। उनके बालों का टेक्सचर, उनकी स्किन की ग्लो, उनकी फ्रेशनेस ख़त्म हुई भी नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिंपल चीज़ है जो हमारी हार्ड वाटर, नॉट द सॉल्ट वाटर। अब हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब हो गया है, जो आज से 50 साल पहले ड्रेन डला था, जो पाइपलाइंस डली थी, जो ड्रेन करने के लिए उसमें एक सिस्टम बनाया गया था, वो सब डैमेज हो चुका है। नॉट ओनली द हार्ड वाटर जो हमारा सी वाटर है, वो जो ड्रेन वाटर है और वो जो स्टेगनेंट वाटर है, जो बारिश का पानी जमा हुआ है, हम वही पानी ड्रेन करके अपनी टंकियों में डालते हैं, उससे नहा रहे हैं। तो आप बताइए कि बाल और स्किन की तो बात छोड़ें, जो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आप लिटरली कुछ प्रॉब्लम होती है, टीनिया क्रूरस एंड कॉर्पोरस, एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो अंडर आर्म, अंडर लेग में आ जाता है। लिटरली ऐसा लगता है पूरी दीमक उनकी जिस्म पे चढ़ी हुई है। तो हमें और फिर वो हम उनसे कहते हैं कि यार आप हार्ड वाटर छोड़ दें। कहते हैं डॉक्टर साहब हम कहाँ से छोड़ दें, कोई ऑप्शन नहीं है। 10 साल से हम इस घर में रह रहे हैं, 10 ईयर से, 10 साल से मैं और मेरे बच्चे से नहा रहे हैं, पानी पीने को नहीं है तो नहाने को कहाँ से होगा। तो ये प्रॉब्लम बड़ी, अगर देखा जाए डीप में, जैसे मैं सऊदीया की बात करता हूँ, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, वहाँ पे भी आरओ प्लांट है, रिसाइकलिंग वाटर है। ये आप दुनिया की, लंदन में बोला जाता है कि रिसाइकलिंग वाटर है, इवन मैं कनाडा गया, वहाँ रिसाइकलिंग वाटर होता है, लेकिन वो इतना प्यूरिफाइड कर दिया जाता है, इतना क्लैरिटी दे दी जाती है कि वो नॉर्मल टू योर नेचुरल वाटर। अब आपके बाल में एक बेसिक चीज़ है केराटिन जी। हार्ड वाटर आप पौधों में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। आप जब एक पौधे में हार्ड वाटर नहीं डाल सकते तो एक जिस्म इंसानी बालों में और चेहरे पे जाएंगे, वो कितना डैमेज करेगा। आप हार्ड वाटर में कपड़े धो सकते हैं? नहीं धो सकते। जब कपड़े नहीं धुल सकते तो स्किन कहाँ से धुलेगी? हाँ, लोगों का ये शिकायत है कि कपड़े डालते हैं जब डिटर्जेंट तो वो उसमें झाग नहीं बनता। हार्ड वाटर कहलाता ही यूँ ही कि उसमें वो बनेगा नहीं। जो आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं अपने बालों में, जब शैम्पू करते हैं शैम्पू ही निकलता ही नहीं है, जब सोप यूज करते हैं साबुन निकलता ही नहीं है, उसमें मैग्नीशियम और सोडियम पोटेशियम इतना ज़्यादा है, मिनरल्स इतने ज़्यादा है, अगर 3.5 से ज़्यादा है पर गैलन तो वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचाता है, और इट्स लीड्स टू एक्जिमा। एक्जिमा शुरू हो जाता है, सोरियासिस शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। मैंने बताया ना कि पेशेंट को देखते ही हम बता देते हैं, चाहे वो जितना खूबसूरत इंसान हो, लेकिन लगता है कि हार्ड वाटर पड़ा हुआ है। जैसे एक पौधे के अंदर आप हार्ड वाटर डाल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, उसकी फ्रेशनेस, उसकी जो एक फ्रेश स्किन होती है, पौधे से नजर आता है कि कितना ग्रीन है, लश ग्रीन है, यानी वो रहता ही नहीं है। बालों की बात की जावेद साहब के बाल अगर हम उससे धोते हैं, क्योंकि हमारे पास भी मजबूरी है, डीएचए का आपको आलम पता है कि टैंकर का पानी आता है, वो भी इतना मीठा नहीं होता, तो हम जो शैम्पू करते हैं हमारे बाल ऐसे पत्थर जैसे हो जाते हैं, चाहे जितना कंडीशनर यूज़ कर लो, लेकिन वो निकलता ही नहीं है ना उसके। देखें आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सोप यूज़ कर रहे हैं, जब तक वो प्रॉपरली आपके बालों से नहीं निकलेगा, आपकी स्किन से क्लियर नहीं होगा, अगर वो डिटैच रहेगा, उसके साथ अटैच रहेगा सॉरी, तो वो स्किन को ख़राब करता रहेगा, वो बालों को ख़राब करता रहेगा और इतनी डैमेजिंग कर देगा वो ब्रिटल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो जो केराटिन की बॉन्डिंग हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। और चलें एक दो दफ़ा मैं, बच्चियाँ कहती हैं डॉक्टर साहब हम क्या करें, या इवन सऊदीया से लोग आते हैं, उनके बाल अलग नज़र आ जाते हैं, जो दुबई में रहते हैं, वो भी रिसाइकलिंग वाटर, वो प्योर वाटर तो होता नहीं है। तो मोस्टली बॉल्डनेस स्पेशली इन द वुमेन इज ड्यू टू द हार्ड वाटर। मोस्टली इन्फेक्शंस, एक्जिमा शुरू ही इनिशिएटिव भी होता है ड्यू टू द हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर नाम रख दिया गया, और हमारे यहाँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो ड्रेन का पानी है, जो स्टेगनेंट हुआ हुआ है, आपको कुछ जगह बताऊँ जहाँ पे बारिश का पानी लोगों ने जमा कर लिया है, और वो बारिश के पानी को उन्हें स्टेगनेंट वाटर से वो उससे ही नहाते हैं, वो पानी भी इतना हार्ड और ख़राब हो जाता है
ये नेचुरल है कि स्किन को बर्बाद कर देता है। तो हमें यहाँ पे कराची में तो बहुत सारे मसले हैं जी। पानी पीने को मिल जाए, नहाने की तो बात तो छोड़िए। अच्छा, अब जावेद साहब, पीने के लिए फिर हम लोग जो है वो बाहर का पानी ख़रीद के पीते, लेकिन उनको ये खाने की अगर बात की जाए तो खाने में वही बोरिंग का पानी डाल रहे होते हैं, तो खाने में कितना ये नुकसानदेह हो सकता है आपकी स्टमक के लिए, या आपको कौन कौन सी डिजीज़? देखिए, जब आपकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर रही है, जब आपके बाल नहीं बर्दाश्त तो आपका अंदर इंटरनल आपका कैसे पॉसिबल है? एक मैदा ही तो है जो बर्दाश्त कर रहा है सब चीज़ों के। फिर हम हार्ड वाटर के साथ खूब खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, मिर्चें खा रहे हैं, हमने गुटके खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, हमने तो मैदे की ऐसी की तैसी की हुई है, उसकी लाइनिंग ही पूरी तबाह क्योंकि उसमें भी एसिड है। एसिड है, एग्जैक्टली। एसिड सिक्रेटिंग चीज़ है, जैसे हम कुछ खाते हैं एसिड सिक्रेट होता है। तो हार्ड वाटर तो नेचुरल है कि चाहे एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, इट्स ऑल डैमेजिंग। अच्छा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो अगर उसको इस्तेमाल करना है तो ऐसा क्या हम या मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज़ यूज़ करें, या स्किन पर ऐसे सोप्स यूज़ करें, या फिर इसका इस्तेमाल ही पूरी तरह से तर्क कर दें? पौधों में या गाड़ी में रहता हूँ बुखारी में जी, वहाँ गाड़ी खड़ी खड़ी गल जाती है। अगर उस पर हार्ड वाटर डाला जाए तो वो जो 2 साल में गल रहेगी वो 1 साल में गल जाएगी। अच्छा, मतलब इतना स्ट्रांग होता है इसमें। आप हम हैं किधर? आप कराची की, आप सॉल्ट है, ऑल पोल्यूशन, सॉल्ट, ड्रेन, ईच एंड एवरीथिंग इज डैमेजिंग। तो कम से कम पीने का पानी आपका साफ होना चाहिए, आपके बच्चों के लिए साफ होना चाहिए। अगर मैं ज़रा सा इसमें ऑप्शन छोड़ दूं कि नहीं जी, लोग कहते हैं एक दफ़ा मैंने डोंगे से डॉक्टर साहब सादा पानी, अच्छा पानी डाल लिया। हाँ, ये बहुत और है ना, सुना है कि हम नहा उससे लिए, लेकिन एंड पे हमने साफ पानी डाल लिया, तो उसका कोई फायदा होता है डॉक्टर साहब? फायदा ये है कि आपने किसी का गला तो दबा दिया, उसके बाद सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी लगा दी, तो सांस तो निकल जाता है, लेकिन वो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा टच नुकसान कर अंदर वो, तो ऑप्शन कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी है। आप लोग इसको बॉयल कर लेते हैं, उसमें फिटकरियाँ डाल लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि देखें, एक्जिमा मैंने बताया कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन है, या गुलिस्तान जौहर में भी मेरा सेंटर है, मली, मैं तो एक एक स्पॉट पे बैठता हूँ। मुझे उन स्पॉट्स का मालूम है, खाली मैं बैठ के लोगों के चेहरों को नहीं साफ कर रहा हूँ, कि लोगों के बाल नहीं बना रहा हूँ। मैं मोस्टली उन जगहों पे जा रहा हूँ लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं। मलीर में बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब हार्ड वाटर हमारे इख्तियार में नहीं है। तो भाई मेरे इख्तियार में नहीं है कि ये आपका एक्जिमा सही हो सके, अल्लाह के इख्तियार में। क्योंकि जो कॉज है एक्जिमा को करने वाला, जब वो स्किन पे लग रहा है और ड्राई हो रही है, बार बार स्किन ड्राई हो रही है, और वो मेन फैक्टर है एक्जिमा का, तो आपको बचना पड़ेगा उससे। कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। आपके बाल ब्रिटल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, सामने से बिल्कुल सन नज़र आना शुरू हो गया है, अलग से हार्ड वाटर की एक लुक आ जाती है। तो जब तक आप हार्ड वाटर ख़त्म, हाँ, आप अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आप सॉफ्ट वाटर अच्छा पानी लेते हैं, उससे कम से कम मुंह और सर धोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो बच्चों के कपड़े धोए जाते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है बच्चों के जिस्म से इन कांटेक्ट होते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है कि कुछ? ऑफ कोर्स, आप जो कपड़े साबुन से धो रहे हैं या किसी भी चीज़ से धो रहे हैं, वो धुल ही नहीं रहे हैं, वो साबुन उसमें रह रहा है। जब वो साबुन उसके अंदर मौजूद है, वो चीज़ें मौजूद हैं, वो जिस्म पे लग रही हैं बच्चे के, तो स्किन पे कोई एक्जिमा ना डबल हो तो बच्चे की तो वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको बहुत ख्याल करना है। लेकिन मजबूरी बहुत है यहाँ पे, हमारे उन लोगों के पास इख्तियार नहीं है। हम तो सिर्फ पेन चला देते हैं और देख लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई जाके इसकी एहतियात करो। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी एक लिमिटेड तनख्वाह है, जिसके घर में हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर पे कहाँ लगेगा? वो अपने बच्चों को खाना खिला दे, बच्चों को पानी पिला दे, तो बहुत मुश्किल हो गया जी। तो डॉक्टर जावेद आलम, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम किस तरह से इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं? भाई अल्लाह का शुक्र है पानी कराची में कम से कम नहाने का आ रहा है, पहली बात तो ये है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं बहुत काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, और पूरे पाकिस्तानी जाता हूँ। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ मसले हैं जी, लेकिन कराची का बहुत बड़ा मसला पानी है। और मैं डिफेंस में रहता हूँ, डिफेंस के अंदर टैंकर आते हैं जी, जी। हमें नहीं मालूम है
वो टैंकर 9,500-10 हज़ार का डल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो जो ये लेके आते हैं पानी, उनको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। जो पानी सप्लाई कर रहे हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। हकीकतन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। सिर्फ एक मैसेज ये है कि भाई हार्ड वाटर से जितना बच सकते हैं आप बचें, क्योंकि कोई सलूशन नहीं है। सलूशन इसलिए नहीं है कि डॉक्टर के पास सिर्फ मेडिसिन देने के लिए शिफा अल्लाह देता है, लेकिन अगर उसकी वजह ख़त्म नहीं होगी, पोल्यूशन यहाँ पे है, हार्ड वाटर यहाँ पे है, हमारी डाइट सही नहीं है, तो हर चीज़ नुकसानदेह है। तो आप फैमिली को बचाएं इस तरह के, सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल ये रखें कि बेस्ट वाटर सप्लाई दें, कम से कम पीने का पानी तो अच्छा दे दें। पीने का पानी। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप उनको कम से कम पानी नहाने का बेहतर मिल जाए। और बच्चों को स्पेशली, उनको अगर एक्जिमा डेवलप हो जाता है, उनको मॉइस्चराइज कर लें। मॉइस्चराइजिंग सोप्स आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उससे लोग क्या करते हैं, हिमाकत डिटोल यूज़ कर देते हैं। डिटर्जेंट्स में हमारे ग्लव्स नहीं पहनते। जब डिटर्जेंट्स आप यूज़ कर रहे हो और हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हो तो हाउस वाइफ एक्जिमा हो जाता है, हाथों में एक्जिमा डेवलप हो जाता है, नेल्स आपके ख़राब हो जाते हैं, फेस तो ख़राब होता ही होता है, ऊपर से आप पाउडर सुर्खी लगा के चले जाते हैं, खूब मेकअप कर लेते हैं, लेकिन स्किन ही आपकी फ्रेश नहीं रहती। तो इसके अंदर आपको मॉइस्चराइज रखना है जी। आपको प्रॉपर तरीके से साफ़ वाटर से मुँह धोना है। अगर आप वज़ू करते हैं तो मोस्टली मस्जिदों में भी लोग हार्ड वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, उधर वो बेचारे 5 वक्त के नमाजी होते हैं, उनको भी एक्जिमा डेवलप हो जाता है। ऐसे लोग आते हैं जिनको एक्जिमा डेवलप होता है, तो हार्ड वाटर का ख्याल रखें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद आलम साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, बहुत ही अहम मालूमात आपने फराहम की। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है कराची टैलेंट का, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे कराची के मशहूर प्रैंक स्टार आमिर बाबा, और उनके साथ उबैद लवली मौजूद हैं स्टूडियो में, हमें ज्वाइन किया। आपको बताते चलें कि आमिर बाबा जो हैं पाकिस्तान के मशहूर प्रैंक आर्टिस्ट हैं, और 2009 में उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस उनकी ऑन एयर हुई। उसके बाद मुसलसल वो अपने जो देखने वाले हैं उनको एक अच्छा मज़ाहिया मवाद फ़राहम कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करते हैं। इनका पहला जो ऑन एयर परफॉर्मेंस थी उसका नाम था ज़रा हट के, और 2009 से अब तक ये प्रैंक कर रहे हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप दोनों? कैसे आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आमिर बाबा, आप ये बताइए कि 2009 से आप माशाल्लाह से प्रैंक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आइडिया कैसे आया कि प्रैंक किया जाए? बस एक दिल में यह था कि लोगों को हंसाना था, लोगों को खुश करना था। तो एक टाइम पर चलता था कैसा प्रोग्राम, हानिफ राजा भाई का। जी। तो उस वक्त मैं काम करने का मुझे चांस मिल नहीं पा रहा था कि मुझे चांस मिल जाए, मैं चले जाऊं या वहां तक पहुंच जाऊं। तो अचानक से मैंने टीवी पर देखा ज़रा हट के चल रहा था, तो मैंने यही मेरी दुनिया है और यही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा। मुझे वहाँ तक जाना है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 हफ्ते चक्कर लगाए। अच्छा। कि मुझे काम मिल जाए। लेकिन 1 हफ्ते बाद कामयाबी मिल गई। अच्छा। 2009 में। मतलब लगन थी, लगन थी। काम अच्छा मैं चले गया, चैनल पे बैठा रहा, दोपहर को 2 बजे जाता था और रात के 9 बजे तक बैठा रहता था। अच्छा। शायद मेरी कोई सुन लेगा। मैं अपनी सारी फ़ोटो, अखबार की सारी न्यूज़, सारी कटिंगें लेकर गया था कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। वो 2009 का प्रैंक स्टार आमिर बाबा बनने गया था, और आज 2021 में पाकिस्तान का एक प्रैंक स्टार बनकर आ गया माशाल्लाह। बस वही कहते हैं ना कि आपको अगर काम करने की लगन हो और आप पैशनेट हो तो ज़रूर आप अपनी मंजिल पा लेते हैं। सबसे बड़ा सेहरा ये गया कि 2009 से 21 तक का सफ़र, सबसे बड़ा प्रैंक जी शहनशाह कॉमेडियन उमर शरीफ साहब के साथ, उनके साथ मैंने प्रैंक किया। तो आज वो सेहरा मुझ पर जा रहा है कि दुनिया ने मुझे कॉल की कि आमिर भाई इतना बड़ा प्रैंक कि शहनशाह कॉमेडियन जो बेताज बादशाह कॉमेडी के, कि उनके साथ प्रैंक या उनके साथ काम करना, उनके साथ जुमले देना, उनके साथ लाइनें देना, इतनी घबराहट हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है कि उनके साथ प्रैंक कर जाना। बस ये मेरे पास सेहरा है। ईद का टाइम था, उमर शरीफ साहब के साथ जब प्रैंक किया था, तो आज कौंसल में उनका शूट चल रहा था, पता चला कि उमर शरीफ साहब मौजूद हैं वहाँ पे। तो आमिर भाई से प्लान करके सारा फिर, और आमिर भाई ने जैसे कहा कि उनसे 3 पंच लाइनों के अंदर उमर भाई हाइपर हो गए।
बस ये समझ लेकिन नॉर्मल गया था। और जब पता लगा उमर शरीफ साहब के साथ प्रैंक हो रहा है तो 102 बुखार उसी वक्त हो गया था। अच्छा, मतलब उसी वक्त हो गया था, नाम के साथ हो गया था। अच्छा, जब जा रहे थे पता नहीं था प्रैंक किसके साथ होगा, अभी ये कंफर्म नहीं था। वहाँ कंफर्म हो गया कि आज इन्हीं के साथ ही होना है। 102 बुखार हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े एक लेजेंड के सामने मैं क्या प्रैंक क्या करूँगा, जुमले क्या होंगे, लाइनें क्या होंगी। बस वो परवेज सिद्दीकी भाई हैं जो कॉमेडियन है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आमिर बाबा ये लाइनें हैं आपके पास, इसके ऊपर उमर शरीफ साहब ना बख्शेंगे नहीं आपको। बस वो हुआ, लेकिन फिर हो गया। अच्छा ये बताइए आमिर के जब आपने प्रैंक स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली लोगों को पता नहीं होता कि आप उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं लोग। तो किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है और कभी लड़ाई हुई किसी से? देखिए अगर लड़ाई की बात करूँगा तो मेरे ख्याल से मैं आधे घंटे का शो नहीं, तकरीबन 1 महीने का शो यहाँ से लूँगा। अच्छा, कम से कम 1 महीने स्टार्ट किया था ना। आमिर भाई के बाल इतने बड़े थे, ये लंबे बाल थे, प्रैंक करने के बाद ही खत्म हुए। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हम ज़रा के शो कर रहे थे, मेरे साथ एक कैरेक्टर में थी आयशा, लिफ्ट प्रैंक, ठीक है ना, वो लिफ्ट ले रही है, पीछे मेरी टीम छुपी हुई है, हम 5 बंदे पीछे छुपे हुए हैं। अब लड़की को देखकर तो हर कोई लिफ्ट देता है, उसने लिफ्ट ली, एक साहब ने लिफ्ट दे दी, जैसे ही लिफ्ट उसने ली हम पीछे से आ गए। पता ये लगा कि हम लोग बदमाश हैं और बाइक छीनने वाले लोग हैं। मिनट के अंदर CIA ने उठाया हमें, मिनट के अंदर किसी ने कोई रिपोर्ट दे दी है और गाड़ी आ रही है, मैं समझ के CIA आ रही है। बस इससे पहले वो बस चलाए और मैंने हाथ ऊपर कर दिए, मैंने सर कैमरे छुपे में और रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कभी मार पड़ी किसी से? मार तो कभी आँख अच्छा लाल हो गई, कभी कुछ। एक साहब ने तो 3 दर्जन मेरे पर किन्नों बरसाए थे, मैंने कार का सहारा लेकर अपनी बचत की थी। ये समझ ले कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कायम किया है पिटने के अंदर, मैंने तो आमिर ये बताइए और उबैद आप भी कि इतना पिटाई हुई तो उसके बाद कभी ख्याल आया कि नहीं अब और प्रैंक नहीं करना, इसको छोड़ देते? नहीं, मैं अपने लिए नहीं पिटता, और ज़्यादा लगन लगती है और जो बढ़ती है कि प्रैंक करने के अंदर, क्योंकि एक इंसान कोई मजाक करने हम जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि लोगों के लिए हम सेलिब्रेट बिल्कुल एंटरटेन करने के लिए लोगों को बिल्कुल जी, तो इसमें पिटाई खानी भी पड़े तो कोई बात नहीं है। हम मतलब एक रियलिटी होनी चाहिए, हम कितने रियल प्रैंक निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि ना स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट नहीं है, पिटाई होती है, रियलिटी में होती है, कोई इसमें साउंड एडिट नहीं होता। अच्छा उबैद, प्रैंक जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। जब जा रहे हैं आप आइडियाज बनाने पड़ते हैं, हम ये देखते हैं कि पहले हमारे सामने फनकार कौन है, बनाते हैं आपका और कितना टाइम लगता है उसमें बनाने? नहीं, आइडिया तो मशीन है हमारे पास, कंपनियां है हमारे जहनों में ना। आपसे बातें कर रहे हैं तो अभी भी आइडिया हमारे जहन में, देखते ही आपको सामने वाले को जी बिल्कुल बिल्कुल आमद हो जाती है, क्योंकि एक गॉड गिफ्ट जो एक्टर्स होता है ना उसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती है। हम लोग बगैर स्क्रिप्ट के ऊपर हम रोड के ऊपर प्रैंक कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा स्क्रिप्ट दिमाग में क्या है। ऑन द स्पॉट हमारे दिमाग में बातें आ रही होती हैं और हम चल रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कितना पिटने वाले हैं, लेकिन उसकी जो माथे की लकीरें हैं ना वो हमें बता दी थी कि अब हमारी पिटाई शुरू होने वाली है। पहले से ही अंदाजा हो जाता है। अच्छा, घर वालों की तरफ से हुआ कभी कि जब पिटाई विटाई हुई हो तो घर वालों ने मना किया हो कि नहीं अब नहीं करना ये प्रैंक, अब ये वाला काम नहीं करना, कुछ और करें? नहीं, मतलब ये कि हमने तो एक अहद किया हुआ है कि हमने हंसाना है लोगों को। देखिए जी, इस मुश्किल वक्त के अंदर मेरे ख्याल से अमीर बंदा भी रो रहा है, अमीर से अमीर बंदा भी रो रहा है। मैं जहाँ भी बैठता हूँ यार वो भी परेशान, वो भी परेशान। गरीब तबका कहाँ जाएगा? इतनी महंगाई, इतनी परेशानी, लॉकडाउन कोरोना में कहाँ पर जाएगा? हम 5 मिनट की वीडियो से 1 करोड़पति बंदे को हंसा रहा है इतने मुश्किल वक्त के अंदर। और हंसाना तो सबका ही जारी है, हंसाना किसी को सबसे ही मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। और हंसा के फिर अपने आप को मार भी खानी है ना हम लोगों ने, पिटना भी तो है ना। जर्रा को इतने पैसे दिए मैंने जर्रा को कि वो बोलता है मेरे भाई 2 बाइकें लिए आपके पैसों के, उसने मुझे पर्सनली बताया। अब लगाइए 2 बाइकें मैंने उसको ऐसी दे दी। एक कार्टन पट्टी का है ना आमिर भाई के लिए लाके रखा हुआ था मेरे लिए, हर आए दिन कभी मेरी ये लगी हुई है, कभी मेरे ये लगा हुआ है, कभी फट्टा, कभी हाथ ये हो गया, कुछ ना कुछ जब भी मैं जाता था। अच्छा, मेरा रिकॉर्ड इतना खराब हो गया, कभी इन केस तकिया रखकर मैं सो गया तो मेरी गर्दन यूं हो गई है, उस पर भी बदनाम था
कि आमिर भाई आज किसने मारा। अबे मैंने कहा हर वक्त मारेंगे क्या मुझे, भाई मेरा अपना मसला था। नहीं वो इतने मशहूर हो ये कॉमेडियन के साथ हम लोग प्रैंक करने जा रहे हैं, तो हम अभी आ रहे थे तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे। मैंने कहा हम उनके घर जाएंगे और अपना बिल लेके जाएंगे, हम उनको बिल देंगे घर पे जाके कि ये बिल है कि 2 महीने से आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ, जो चार्जेस हैं वो आप पे कर दो। भाई हम देख रहे हैं ना आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना, बिजली का बिल आ रहा है आपकी वजह से आ रहा है, हमारी वजह से थोड़ी आ रहा है। तो पिटाई होगी, पिटाई होगी। अब बिल भी हम अच्छा खासा लेकर जाएंगे, शायद उसने नाम सुना होगा उन पैसों का, कभी देखे नहीं होंगे, बिल भी इतना लंबा होगा। इतना बिल आ गया, 2 महीने से घर वाले कह रहे हैं जो टीवी चलता रहा है आप प्रोग्राम देखते रहे हो ना, तो बिल भी वहीं से लेकर आओ। अच्छा ये बताइए आमिर और उबैद के किसी को फॉलो करते हैं, कोई इंस्पिरेशन है, जैसे अभी आपने उमर शरीफ साहब का कहा, इसके अलावा कोई प्रैंक स्टार जिसको फॉलो करते हो और आपकी इंस्पिरेशन हो? देखें जब मैं प्रैंक करता था उस वक्त तो प्रैंक स्टार थे ही नहीं, बहुत कम थे। हाँ थे ही नहीं, कम भी के एक हनीफ राजा साहब थे और एक नदीम उस्मानी जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर वही करते थे, लेकिन उस वक्त तो कोई था ही नहीं। जब मैंने स्टार्ट लिया तो शायद मैं ही था और मुझे भी नहीं पता था मैं प्रैंक करता हूँ। 2009 में ना हमारे पास सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब से कुछ भी नहीं थे, हमें प्रैंक का पता ही नहीं था। हमें ये पता था कि हम टीवी पर आते हैं, हम कॉमेडी शो करते हैं। आज हमें पता लगा कि 2009 में जो हम काम करने जा रहे हैं वो 2021 में पूरी दुनिया में हर इंसान प्रैंक बना रहा होगा, हर बंदा शौक से बना रहा होगा। शायद फॉलो की बात आ गई कि मैं कॉमेडी को देखता हूँ, तो कॉमेडी में तो उमर शरीफ साहब हैं, शकील सिद्दीकी हैं और कपिल शर्मा भाई हैं। मैं इन लोगों को देखकर मैं देख रहा होता हूँ कि राजू श्रीवास्तव भाई पंच लाइनें क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं इन चीज़ को प्रैंक की दुनिया में मैं सबका सीनियर हूँ। मेरे बाप मेरे ख्याल है बहुत सारे आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए जो नए अभी प्रैंक बना रहे हैं और आ रहे हैं। और आजकल तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टार्स आ गए हैं जो प्रैंक बना रहे हैं। हमारी टीम में कॉमन सेंस के ऊपर काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं बताऊँ ना, हमारे बराबर के ना फ्लाइट है, तो वहाँ एक खान साहब है, हमने उनको कहा कि ना यार पठान कितना भी पढ़ ले पर पठान ही रहता है। वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं पठान क्यों रहता है, तो क्या मैंने कहा रशियन हो जाओगे पढ़ने के लिए बाद, या मेमन बन जाओगे, पठान ही रहोगे ना, कितने भी पढ़ लो। जब ज़रा हटके में हम लोग थे, प्रैंक की एक शॉर्ट एक लिस्ट थी, शॉर्ट बिल्कुल ही, आज तो लिस्ट ही लिस्ट है। आप यूट्यूब उठा रहे हैं, हर बंदा प्रैंक स्टार है। आप यूट्यूब उठा रहे हैं, हर बंदे का चैनल बना हुआ है। उस वक्त तो चैनल ही नहीं थे मेरी लिस्ट के अंदर। और मेरे ख्याल से उस दौर में अपने आप को मनवाना, जब आपके पास सोशल मीडिया की पावर नहीं थी, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आमिर, उबैद, आप दोनों का। प्रोग्राम पर हमारी दुआ है कि आप इसी तरह लोगों को हंसाते रहें और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आमीन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा और सिटी एट 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।